Good afternoon, dear students and the audience across the country. I would like to submit my heartfelt thanks to Mr. Amrinder for inviting me to this very esteemed lecture. I would be talking about the various aspects of eye diseases which all students and all lay people should be aware about. I would then briefly touch upon what are the different treatment options available, what are the concerns regarding eye diseases which you should know, what are the preventive measures or precautions regarding various eye diseases, and then in the end we would also talk about the various projects which our institute does, like the school screening project, the eye donation project, and we talk about visual rehabilitation for the people who are blind. Now, at the outset, I would like to show you a kind of a table I have with me, and I'm carrying some PowerPoint slides. I'm carrying a presentation in which I would be showing you some slides which would guide you. I would like to guide you through the slides. Now, this table shows on the left side you can see the various diseases. The refractive errors और जो चश्मे के नंबर होते हैं या जो spectacles लगे होते हैं, these are the refractive errors. Ocular surface disorders are जो general आँखों की surface है, आगे आँख का जो शीशा है, आँख का आगे का surface है, उससे related diseases. Cataract जैसा हम लोग जानते हैं मोतियाबिंद. Glaucoma काफ़ी जगह glaucoma को काला मोतिया बोलते हैं या काला पानी बोलते हैं. This also I will talk about. Infections, different types of infections which happen in the eye. And the other miscellaneous conditions or the retinal conditions. आप आँख को एक कैमरा से कंपेयर कर सकते हैं. आँख में 2 या 3 मेजर पोर्शंस होते हैं. एक तो कैमरा का जो बाहरी सरफेस है, जो आउटर कोटिंग है, दैट इज़ दी कॉर्निया. जो हमारा शीशा होता है आँख के आगे, पारदर्शी शीशा होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं. अब उसमें अंदर जाएंगे तो अंदर बीच में एक ऑप्टिक्स के लिए लेंस होता है. जैसे कैमरा में लेंस होता है, वैसे आँख के अंदर भी एक लेंस होता है. वो लेंस आपकी इमेजेस को पीछे आँख में एक पर्दा होता है, रेटिना, जिस पे उसको फोकस करता है. मैं आपको दिखाता हूँ एक जनरल डायग्राम आई का, जिससे आप थोड़ा सा आई की स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे. बिकॉज यू हैव टू नो दी स्ट्रक्चर्स वेरी क्लियरली टू अंडरस्टैंड दी वेरियस डिजीजेस. ये एनाटमी ऑफ द आई का स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ. इसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आई इज़ लाइक अ कैमरा. एंड लेट मी टेल यू दैट एज डॉक्टर्स, एंड आई डिस्कस दिस विद अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, अ लॉट ऑफ पीपल आई मीट, माई पेशेंट्स, दैट भगवान ने जो हमारी मशीन बनाई है, इफ़ यू कैन कंसिडर द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड. बिकॉज आज तक हम जितनी भी प्रगति कर पा रहे हैं, साइंस ने जितनी प्रगति की है, हम लोग बैठ के ऑपरेशंस करते हैं या डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, आज तक हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो भगवान जी ने पहली बार मूल रूप से बना के दी. इवन इन द आई, द कैमरा और द ऑप्टिक्स ऑफ द आई, द वर्किंग ऑफ द आई कैनॉट बी कंपेयर टू एनीथिंग in the world. Even the biggest or the best cameras from Canon or Nikon, या सबसे ज़्यादा जूम हो जिनका या जिनके ऑटोमेटिक व्यू फाइंडर्स हों, वो भी एक आँख से कंपेयर नहीं कर सकते. तो ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इस आँख में आगे जो शीशा होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं. उसके अंदर जो पीछे लेंस है जिसमें कैटरैक्ट हो जाता है, उसके पीछे ये आँख इज़ लाइक अ बॉल. जो हमें सामने दिख रहा है वो एक छोटा सा पोर्शन है, उसके पीछे इट इज़ लाइक अ राउंड बॉल जो हमारे स्कल के अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर लगी होती है. और उस बॉल के अंदर ये विट्रस होता है, विच इज़ अ लिक्विड रिफ्रैक्टिव मीडियम, जेली होती है. और लास्ट में पीछे जो अंदर से सतह होती है इस गोलाकार बॉल की पीछे से, उसको रेटिना बोलते हैं, जिसमें हमारा इमेजेस बनती हैं. रेटिना में से नर्व फाइबर्स जो हैं वो इकट्ठे होके एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, जो हमारे स्कल में पीछे हमारे ब्रेन में चली जाती है आँख के पीछे से. तो आँख, उसमें आगे कॉर्निया, बीच में लेंस, पीछे रेटिना, और लास्ट में वो ऑप्टिक नर्व जो है. इस तरह दोनों आँखों की ऑप्टिक नर्व्स पीछे ब्रेन में, इफ़ यू कैन लुक एट द ब्रेन एज अ कंप्यूटर, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ द ऑप्टिक नर्व्स कम एंड जॉइन इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स. ब्रेन में जो पीछे का हमारा हिस्सा होता है आँख में नीचे, उसके अंदर एक ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में ऑफ्थैल्मिक एरिया, आई सेंटर्स होते हैं,
जो दोनों आंखों को मर्ज करते हैं, उनकी इमेजेस को देखते हैं और उससे आगे वो बाकी हमारे अंगों को, मसल्स को, हाथों को, पैरों को, शरीर को इम्पल्सेस भेजते हैं टू रिएक्ट. सो दैट इज मोर और लेस अबाउट द आई. मैं आपको डिजीजेस के बारे में बताता हूँ. दिस इन द करंट सिनेरियो हम लोग काफ़ी बार जो आई डिजीजेज हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं होती या हमारे नियर एंड डियर वंस किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम नहीं होती. तब तक हम सोचते हैं आँख की जो बीमारी हैं वो बड़ी ट्रिवियल सोचते हैं हम. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कई बार हम पेशेंट्स को बताते हैं कितनी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जब हम देखते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, ग्लोकोमा से रिलेटेड हैं, कैटरैक्ट से रिलेटेड हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं. उसमें हम पेशेंट्स को जब बताते हैं कि आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए, तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि कितना ज़रूरी है, या वो पूछते हैं कितना हम वेट कर सकते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हम 1 महीने बाद आ जाएं. मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर उनके दिल में प्रॉब्लम होती है, उनको मैं बोलता हूँ उनको हार्ट अटैक आने वाला है, उनकी 80% कैरोटिड आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, तो वो मुझसे ये सवाल नहीं पूछते. पर जब हम उनको उनकी आंखों की तकलीफ़ के बारे में बताते हैं तो वो लोग सोचते हैं उसको सुपरफ्लुअस ले जाते हैं. तो अगर आप ऑडियंस में आज जो हम मुझे सुन रहे हैं, इफ़ फ्रॉम दिस एंटायर लेक्चर यू कैन टेक बैक वन थिंग, दैट थिंग इज़ दैट द आई डिजीजेज शुड नॉट बी कंसिडर्ड सुपरफिशियल, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड. कई बार वो डिजीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आज सुबह मैं एक ऑपरेशन कर रहा था जिसमें वो 20 साल का लड़का है, उसकी एक आंख का पर्दा खिसक गया है, उसको पता ही नहीं चला 3 साल से खिसका हुआ है, उसको उस आंख से दिखता नहीं. दूसरी आंख में जब चोट लगी और उसका पर्दा भी खिसक गया, तब उसको ये मालूम पड़ा कि उसकी दोनों आंखों से वो अंधा है. तो अब उसमें मुझे 4 घंटे लग गए ऑपरेशन में. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग अपनी ही आंखों की केयर नहीं करते, और जब केयर करते हैं या जब केयर करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम नज़रअंदाज कर देते हैं. इन द करंट सिनेरियो अगर देश में इस समय इंडिया में ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द ब्लाइंडनेस जो मोतियाबिंद की वजह से है, इट इज़ अवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल. बट हम लोग रवेनु आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इन नॉर्थ इंडिया. हमारे करीब 10 ब्रांच हॉस्पिटल्स हैं. हम लोग करीब 1-2 लाख मरीज हर साल देखते हैं. उसमें 15-20 हज़ार ऑपरेशन करते हैं. मैंने नोट किया है कि हम लोग इवन नॉर्थ इंडिया में, इवन टाउन्स विच हैव फैसिलिटीज़, रेवाड़ी जाइए, बुलंदशहर जाइए, नैनीताल की तरफ जाइए, राजस्थान में अलवर की तरफ जाइए, वहाँ पे भी जब हम लोग कैंप करते हैं तो 50-100 मरीज ऐसे आते हैं जो दोनों आंखों से मोतियाबिंद से ब्लाइंड हैं. सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पर बस वही बात है कि जब तक कि वो बिल्कुल अंधे नहीं हो जाते तब तक वो ऑपरेशन नहीं कराते, तब तक वो अपनी आंखों का इलाज नहीं कराते. अगर पेशेंट्स या आप ऑडियंस में आज ये बात समझ पाएँ कि जब आंख में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कंसल्टेशन करने में कोई या किसी भी निकटतम अपने ऑप्टिकल्स में दिखा दें, ऑप्टिशियन को दिखा दें, आई डॉक्टर को दिखा दें, जनरल डॉक्टर को दिखा दें, पर उसका एटलीस्ट तरीके से एग्जामिनेशन कराएं. जनरल आई डिजीज़ के बारे में अब आपको मैं बताता हूँ. बीच में मैं स्लाइड्स पे भी दिखाता रहूँगा आपको. मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोगों का लेवल ऑफ नॉलेज क्या होगा, बट फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा बता पाऊँ. ये अब स्लाइड्स में जैसे ये लिड है, हमारी जो पलक होती है, जो हम आँख के हर एक हिस्से को पार्ट वाइज देखेंगे. आगे जो आँख की लिड होती है उसमें 2 या 3 चीज़ें होती है. लिड कई बार आपने देखा होगा पलक गिर जाती है, या बूढ़े लोगों में आपने नोट करा होगा पलक बाहर की तरफ निकल जाती है, परवार आ जाते हैं. कई बार देखते हैं, वी नो दैट इन सम केसेस द आई लैशेज, जो हमारे आंखों के बाल हैं, लैशेज, वो टेढ़े होते हैं तो वो चुभते रहते हैं. तो ऑल दीज आर द डिजीज ऑफ द लिड्स. इसके बाद आप नोट करें कैटरैक्ट के बारे में. लिड्स के बाद आता है कैटरैक्ट. कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद, जो मैं आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें लेंस के बारे में बताया था. जब वो लेंस ओपेसिफाई हो जाता है, नॉर्मली वो 2 तरीके से ओपेसिफाई होता है. एज से रिलेटेड उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो क्लियर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं. जैसे एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वो आँख का जो मोतियाबिंद तभी उम्र के साथ होता है, 50-60 साल के बाद. वो जो अंदर क्लियर लेंस होता है
उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट एंड देन दे ओपेसिफाई, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट मतलब हेजीनेस। तो आज की तारीख में कैटरैक्ट को हम लोग पहले तो कैटरैक्ट पूरा निकाल के बड़ा चीरा लगा के आँख में कैटरैक्ट निकाल के लेंस डाला जाता था। अरे 10-15 साल पहले लेंस भी नहीं डाला जाता था, बाद में मोटे चश्मे लगते थे। पर आज की तारीख में कैटरैक्ट सर्जरी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है। अब हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन या स्टिचलेस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन बोलते हैं काफ़ी लोग उसको, उससे ऑपरेशन करते हैं और उसी में लेंस का प्रत्यारोपण हो जाता है, फोल्डेबल लेंस का। और जो मरीज है, जो सुबह आए 10-15 मिनट लगते हैं ऑपरेशन में, दिन में वो वापस अपने घर जाके अगले दिन से पूरी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने कल 10 ऑपरेशन किए तो वो आज सब के सब अपने घर में नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतना डिजीज़ को ट्रीट करने के ऑप्शंस हैं, उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि हम दिल्ली के आसपास जाते हैं और कस्बों में जाते हैं और वहाँ पे अभी भी इतनी ज़्यादा ब्लाइंडनेस है बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट विच इज़ ट्रीटेबल, अवॉइडेबल। हम लोग ये भूल जाते हैं कि कई बार अगर घर का जो कमाने वाला है या हेड ऑफ द फैमिली, उसको कैटरैक्ट हो जाए, या मान लीजिए वो कमाने वाला भी नहीं है पर घर के परिवार में एक आदमी को कैटरैक्ट होता है, तो उसके साथ एक दो और लोग परेशान होते हैं। एक साथ में बच्चा देखभाल के लिए चाहिए, या साथ में उसको उसके पर्सनल नीड्स के लिए कोई एक को आदमी रखना पड़ेगा, एंड ऑल दैट फॉर समथिंग विच इज़ ट्रीटेबल। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऑडियंस में जितने भी आज लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोग अपने एरिया में कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस या कैटरैक्ट जिन लोगों को मोतियाबिंद हैं, उन लोगों की ट्रीटमेंट के लिए उनको ऑप्शंस बताएं। आई एम श्योर हर एक जगह कोई ना कोई आपके विद इन 50 स्क्वायर किलोमीटर्स कोई ना कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा, आई हॉस्पिटल, या वहाँ पे जरूर कैंप्स होते होंगे। और आजकल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सर्जरीज होती हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कैटरैक्ट से रिलेटेड ब्लाइंडनेस में कोई भी आपकी जान पहचान में हो, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके एरिया में आप वॉलंटरीली जाके घर घर पूछ सकते हैं, पेशेंट्स से लोगों को पूछ सकते हैं जिनको कम दिख रहा हो, कई बार उनको पता ही नहीं होता। या आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग काफ़ी, अभी मैं स्कूल स्क्रीनिंग के बारे में बताऊंगा जो हम बच्चों के लिए करते हैं। अगर आप लोग जनरली भी एक विजन ले लें कि आपको जो चीज़ मोटी दिखती हो वो उस पेशेंट को दिखती है कि नहीं, अगर उसको कम दिखती हो तो आप उनको बोलें कि अपने निकटतम आई हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराएं। तो दिस यू कैन डू एंड लर्न टुडे। आप आज ही ये बात समझ सकते हैं और अपने कल जब भी संडे को फ्री हैं तो यू विल बी डूइंग अ वेरी बिग सर्विस टू द कंट्री। तो कैटरैक्ट बच्चों में भी होता है। एक और चीज़ जो मैं स्लाइड में दिखाना चाहता था कि कैटरैक्ट मोतियाबिंद जो है वो बड़ों में तो होता ही है, पर काफ़ी बार वो बच्चों में भी होता है। ये स्लाइड दिखाएंगे प्लीज़। ये छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे ये डेवलपमेंटल कैटरैक्ट का आपको दिखेगा अपने लेफ्ट साइड में स्क्रीन में फ़ोटो दिखेगी, वो बच्चे को मोतिया है। अभी मैंने कल एक बच्चा 2 महीने का बच्चा था, उसका वो ऑपरेशन किए हैं दोनों आँखों का। वो आप चलो बड़ों का ऑपरेशन तो करने में सेटिस्फैक्शन होती ही है, बट आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन ऑल्सो। एंड आप देखिए, वो एक हफ्ते पहले वो बच्चा 2 महीने 3 महीने का अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकता था, और आज सुबह वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और माँ के साथ आया, और माँ और पेरेंट्स दे आर सो हैप्पी बिकॉज द चाइल्ड कैन नाउ सी, 2 या 3 महीने के बच्चे की आपने ज़िंदगी चेंज कर दी। अब मैं बताता हूँ आपको ये जान के अचंभा होगा कि कई बार बच्चों की आंखों की डिजीज़ेज जो होती हैं उसको जनरल प्रैक्टिशनर्स या पॉपुलेशन में या आप अपने फैमिली में देखेंगे कि कुछ बच्चों को हो डिजीज़ेज, पर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि आजकल ट्रीटमेंट इतनी बढ़ गई है, तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। या कई बार डॉक्टर ही बोल देता है कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, जब ये 2 3 4 5 साल का हो जाए तब इसको डॉक्टर को दिखा देना। पर तब तक नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है, या अगर वो कैटरैक्ट है बच्चे को और बाद में हम ट्रीटमेंट भी करते हैं तब भी वो ठीक नहीं हो पाता। मैं काफ़ी ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जिनके बच्चे हम जिनकी चश्मे की जांच करते हैं और पता चलता है नंबर बहुत ज़्यादा है, और जाहिर है वो नंबर 2 3 4 5 साल से होता है, पर कभी उन्होंने चेकअप ही नहीं कराया होगा। स्कूल स्क्रीनिंग पे यही बच्चों की डिजीज से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर्स पे आते हैं। स्कूल स्क्रीनिंग की बात करते हैं हम लोग, और काफ़ी हॉस्पिटल्स, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इनिशिएटिव है, और इंडिया इंस्टीट्यूट भी करता है, हम लोग करते हैं, वेनू करता है, और हॉस्पिटल्स करते हैं। हम लोग स्कूल्स ईयर मार्क करते हैं। स्कूल्स में
पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग स्कूल में ही जाके चेकअप करते हैं। हम पहले जो स्कूल की टीचर्स हैं उनको एक शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग 1 या 2 दिन की देते हैं, जिसमें सिर्फ उनको वो विजन टेस्टिंग आ जाती है। 40 बच्चे हैं क्लास में, स्कूल टीचर जो है करीब 1 या 2 दिन लगा के उन सभी बच्चों की एक बेसलाइन विजन टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद जिन बच्चों का नज़र एक बॉर्डर से नीचे है उनको फिर वो अलग से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, और हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट या हम लोग डॉक्टर्स जाके उन बच्चों को देखते हैं, उनके चश्मे की जांच करते हैं, चश्मे का नंबर उनको देते हैं, और चाहे तो वो अपने घर के आसपास से कहीं बनवा लेते हैं या हम लोग उनको बनवा के वहाँ पे फिर दे देते हैं। इनफैक्ट काफ़ी करीब आई नो एटलीस्ट 20-30 स्कूल, 20-30 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे वेनू दिल्ली में स्कूल स्क्रीनिंग करता है, जो गरीब तबके के स्कूल्स हैं, जिसमें हम लोग फ्री जाके देखते हैं और बाद में फ्री चश्मे भी दे के आते हैं बच्चों को। तो एनीवे आज जैसे मैं आपको बता रहा था, आप लोग जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर आपके एरिया में कोई स्कूल है, आप में से कोई चाहता है, या आप जहाँ पे पढ़ते हैं आप में से कोई चाहता है कि हम लोग आई एम श्योर हम लोग अरेंज कर सकते हैं, वी कैन सेंड यू सम CDs और सम एजुकेशन मटेरियल, जिसमें आपको एक बेसिक आई एग्जामिनेशन हम लोग सिखा सकते हैं, जिससे आप अपने एरियाज़ के स्कूल्स में खुद स्कूल स्क्रीनिंग करके जो बच्चे जिनकी नज़र कम है या ऐसे बच्चे जिनकी नज़र हम सिर्फ एक चश्मा लगा के बढ़ा सकते हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे, कई बार बच्चे हम लोग स्कूल्स में सुनते हैं, टीचर्स बताती हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, या ये बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, पर हकीकत ये होती है बच्चे को दिख ही नहीं रहा होता, क्योंकि हर बच्चे को तो टीचर आगे नहीं बिठाती, कुछ बच्चे पीछे बैठे होते हैं, उनको वो क्लास ब्लैक बोर्ड पे दिख ही नहीं रहा होता। एक सिंपल चश्मे की जांच से मैं जानता हूँ कितने ही ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ जिनका स्कूल में परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गई। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक कैटरेक्ट सर्वे करिए अपने एरिया में, दूसरी ये स्कूल स्क्रीनिंग के बारे में समझिए, एंड आई एम श्योर वी कैन ऑल्सो टेक अ लेक्चर, हम लोग बाद में एक लेक्चर ले सकते हैं जिसमें मैं सिर्फ स्कूल स्क्रीनिंग के मैं आपके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आज आपको जितना बता पाऊँ। इसके अलावा मैं अब आपको एक और जो मेन डिजीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है, वो है ग्लूकोमा। स्लाइड पे दिखाएंगे एक बार। ग्लूकोमा इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्नीक थीफ ऑफ साइट। ग्लूकोमा जब होता है आँख में काला मोतिया होता है, जैसा आप अपने फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो राइट साइड में वो बिल्डिंग पूरी नहीं दिख रही, उसको चारों तरफ काला दिखता है मरीज को, क्योंकि जो फील्ड ऑफ विजन होती है, फील्ड ऑफ विजन को मैं डिफाइन करता हूँ, जब हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सामने जो चीज़ हमें दिख रही है उसके अलावा हमें साइड में भी दिखता है। सामने के अलावा जो हम देख रहे हैं, तो एक सामने चीज़ दिख रही है, जैसे अभी मुझे एक कैमरा दिख रहा है, तो मेरे राइट और मेरे लेफ्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं मुझे, उस समूचे फील्ड को फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख के अंदर, हमारी आँख के अंदर एक पानी सिक्रीट होता है, एक फ्लूइड होता है जो सिक्रीट होता है, और फिर वो एक सीव के थ्रू, अंदर ही एक ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ग्लूकोमा में वो जो एक्सक्रीशन है, मतलब उसका निकास उस पानी का, वो किसी ना किसी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए आप एक वॉश बेसिन में या बाथरूम में आपकी जब नाली ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे पानी भर जाता है, जब अगर पानी ऊपर से चलाएं, वैसे ही आँख के अंदर वो पानी भरने लग जाता है, और उसका दबान, जो आँख के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर है अंदर पानी बढ़ रहा है, इट्स अ क्लोज बॉल, अंदर पानी भर रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका जो दबान है, वो जो आँख की नस जो मैंने डायग्राम में दिखाया था, उस आँख की नस के ऊपर प्रेशर बढ़ने से वो नस पे कमज़ोरी हो जाती है, इसको ग्लूकोमा बोलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक कि वो प्रेशर इतना बढ़ जाए, या जब तक कि वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये जो है ये रेटिना का डायग्राम है। ये जो पीछे आपको ये डायग्राम में देखिए, पीछे ऑप्टिक नर्व दिख रही है, जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है, ये ऑप्टिक नर्व, ये हमारे आँख की तार है। दिस इज द वायर थ्रू विच ऑल द इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना आर कैरीड टू द ब्रेन। अब जाहिर है अगर इस तार में कमज़ोरी हो जाएगी
तो पीछे जो इमेजेस ब्रेन में जा रही हैं वो कमज़ोर पड़ेंगी। तो ये जो आपकी राइट साइड में जो स्क्रीन में फोटोग्राफ दिख रही है, उसमें जो बीच में वो येलो गोला है वो ऑप्टिक नर्व है, सामने से दिखती हुई है, फोटो ली हुई है। इसको रेटिना की फोटो बोलते हैं, फंडस फोटो बोलते हैं। उसमें से आप देखिए ब्लड वेसल्स भी निकल रही हैं। तो जब प्रेशर उन पे ज़्यादा पड़ता है तो ये नर्व कमज़ोर हो जाती है। ग्लोकोमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो प्रेशर इतना बढ़े कि पेशेंट को दर्द होने लगे आँख में, या इतनी डैमेज हो जाए कि उसकी नज़र कम हो जाए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द 90% ऑफ द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, जो वो तार है उसमें, जैसे वायर के अंदर कई सारे फाइबर्स होते हैं, तो हमारी ऑप्टिक नर्व के अंदर जो करीब फाइबर्स हैं 1001, उसमें से जब 500 ख़राब हो जाते हैं तब तक जाके पता चलता है। दैट इज़ वाई ग्लोकोमा को चोर बोलते हैं। ग्लोकोमा इज़ अ थीफ, इट इज़ अ थीफ ऑफ साइट। जब तक कि डैमेज होता है तब तक हमें पता ही नहीं चलता। तो आजकल ग्लोकोमा स्क्रीनिंग हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी पेशेंट 40 साल से उम्र के ज़्यादा आते हैं, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, उनका इंट्राऑकुलर प्रेशर लेते हैं। मशीन से हम लोग आँख का दबान नापते हैं। वो नॉर्मली 20 मिलीमीटर ऑफ एच होता है। अगर वो 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है तो फिर हम बाकी टेस्ट करते हैं, ऑप्टिक नर्व हेड का विजुअल फील्ड कितना दिख रहा है पेशेंट को, उसको कंप्यूटराइज एनालिसिस कर सकते हैं। एंड उससे हमें थोड़ा ग्लोकोमा के बारे में पता चलता है, क्योंकि ग्लोकोमा अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तभी ट्रीटमेंट हो सकती है। जब वो तार पूरा फूक गया तो उसके बाद तो उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकती ना। जब जड़ ही कट गई तो आंख आगे से चाहे कैसी भी हो, पीछे इमेजेस नहीं जाती। ये चीज़ काफ़ी लोग नहीं समझते। ग्लोकोमा डायग्नोज आप को आई मीन काफ़ी लोग चौंकते हैं कि ग्लोकोमा का पेशेंट्स देखने के बाद भी, उनको डायग्नोसिस बताने के बाद भी, उनको डिजीज़ की ग्रेविटी बताने के बाद भी ग्लोकोमा के पेशेंट्स अपनी दवाई नहीं डालते आँख में। सिर्फ एक ड्रॉप डालनी है रोज़ रात को, वो भी नहीं डालते। मैं कहता हूँ ग्लोकोमा का पेशेंट रोटी खाना भूल सकता है पर उसको दवाई डालनी नहीं भूलनी चाहिए, पर फिर भी नहीं डालते। उनको अच्छी तरह पता है कि दवा नहीं डालेंगे तो उनकी डैमेज बढ़ जाएगी, पर फिर भी नहीं डालते। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड वाई। या तो वो डालते डालते थक जाते हैं या उनको मोनोटनस लगता है। आई रियली डोंट नो वाई। दैट इज़ अबाउट ग्लोकोमा। सो I have told you about cataract, I have told you about refractive errors in children, school screening. Now glaucoma is also something, काला मोतिया या काला पानी, जिसका ट्रीटमेंट है, और अगर अर्ली ट्रीटमेंट करें तो उसकी डैमेज आगे बढ़ने से रुक सकती है। तो आप भी अपनी जनरल पॉपुलेशन में, या जब डॉक्टर से मिलते हैं या जनरल हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, तो उनको ग्लोकोमा चेकअप के लिए भी प्रोत्साहित करें। उसके बाद मैं आपको एक मेन चीज़ के बारे में बताता हूँ, और वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया इज़ स्लोली बिकमिंग दी वर्ल्ड डायबिटीज़ सेंटर, द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। अब वो दिन नहीं दूर जब हम लोग पहले सोचते थे कि इंडिया में डायबिटीज़ नहीं हो सकती, या डायबिटीज़ तो अमीरों की बीमारी है। हमने एक सर्वे किया अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल्स में, बिकॉज वेन्यू के हॉस्पिटल्स दिल्ली में भी हैं और गाँव में भी हैं। वी हैव अराउंड 20 ऑट सेंटर्स इन विलेजेस। तो हमने करीब 2 साल पहले एक सर्वे किया जिसमें हम ये देखना चाहते थे कि डायबिटीज़ क्या सिर्फ सिटीज़ की ही बीमारी है कि रूरल भी होती है। वी वर सरप्राइज्ड दैट 80% ऑफ आवर डायबिटिक पेशेंट्स वर फ्रॉम सेमी रूरल प्लेसेस, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, बुलंदशहर, अलवर। क्योंकि यहाँ पे अब वो पहले जैसा नहीं है कि खेती कर रहा है हर आदमी। काफ़ी जगह ऐसा है कि ज़मीनें बेच बेच के लोग प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, खाने पीने का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। हमारे 80% ऑफ द डायबिटिक्स फाउंड पॉजिटिव वर फ्रॉम सेमी अर्बन या विलेजेस विच हैव बिकम कॉलोनाइज्ड। और उसमें क्योंकि हम लोगों को ये मिथ होता है कि हमें तो शुगर हो ही नहीं सकती। गांव में सेमी रूरल एरियाज में जाओ या इंडियन किसी भी पेशेंट से आप बात करो, आप उनको कहो अपना शुगर चेक करा लो, वो कहते हैं हमें शुगर नहीं हो सकती। इनफैक्ट जिनको शुगर होता है वो भी बोलते हैं कि हमें शुगर नहीं है। तो शुगर या डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो आदमी को या बॉडी को अंदर से खोखला कर देती है अगर ट्रीट ना किया जाए, और उसकी ट्रीटमेंट भी आसान है। एज फार एज द आई इज कंसर्न, जिनको डायबिटीज़ है, नाउ वी कम टू द पीपल हु हैव डायबिटीज़। आप जिन भी अपने नोन टूज में
या आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस, जितने भी पेशेंट्स आप जिनको डायबिटीज़ है उनको जानते हैं, या आपके एरिया में जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डायबिटिक क्लिनिक्स हों, या आप जिन फिजिशियंस को जानते हो जो डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं, या आपके रिश्तेदारी में किसी को डायबिटीज़ हो, तो आप ज़रूर 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 उनकी आँखों का पर्दे का चेक 6 महीने में एक बार मैंडेटरीली कराइए। क्योंकि डायबिटीज़ में सबसे पहली बीमारी जो होती है, जब शरीर के अंदर डायबिटीज़ बढ़ने लगता है तो सबसे पहला इफेक्ट उसका आँखों के ऊपर आता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। जो आँख का पर्दा है उसके अंदर कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो ब्लड वेसल्स डायबिटीज़ में लीक करती हैं, उनमें से खून लीक करने लग जाता है या एक्सुडेट्स लीक करने, सूजन आ जाती है पर्दे पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज़ का इलाज या डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज, जो आंखों में बीमारी होती है डायबिटीज़ की, उसका इलाज पेशेंट के खुद अपने हाथ में है। अगर वो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखे तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी में प्रॉब्लम ना हो, पर पेशेंट्स अपना कंट्रोल खुद ही नहीं करते। मैं आपको जैसा बता रहा था, 150 million of the world population suffers from diabetes, and out of this almost 10% are in India. 10% of them are in India, and this population of diabetes in India has grown by 5 times over the last 5 decades. Every one diagnosed patient, for every one diagnosed patient of diabetes, there are 2 undiagnosed diabetics. आप ये सोचिए, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, हर एक पेशेंट जो आपने डायबिटीज़ कभी देखा हो उसमें आप गिनती कर लीजिए कि उसके अलावा 2 और छूट गए होंगे। और दिस इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं आपको बता रहा था। स्लाइड दिखाएंगे प्लीज़ एक बार। ये जो आँख का पर्दा है इसके अंदर खून जमा हो जाता है। जाहिर है जब पर्दे पे खून जमा होगा तो जो पर्दा है उसके ऊपर अगर खून जमा हो गया तो वो पर्दे की इमेज क्वालिटी कम हो जाती है। या आप देखेंगे इस पर्दे में बीच में आपको कुछ येलो डॉट्स भी दिख रहे होंगे सेंटर में, वो वहाँ पे फैट या एक्सुडेट्स जमा हो जाते हैं। पर्दे में सूजन होने से डायबिटीज़ की वजह से रोशनी बहुत कम हो जाती है। Every 20th person is a diabetic and every 4th is prone to develop in a developed country. अब एशियन रेसेस जो मैं इंडिया के बारे में बता रहा था, एक तो आजकल थोड़ा सा फूड हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स आप देखिए, हम लोग जितना घी तेल खाते हैं मेरे ख्याल से पूरा देश में जितना खाते हैं बाकी दुनिया का एक तरफ है और इंडिया का देसी घी एक तरफ है। All that fat causes some problems, and which are ignored. हम लोग सोचते हैं जितना घी खाओ उतना अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। The lack of physical activity, more and more prone. The problem in India is that most of us think that we can't get it. रिस्क फैक्टर्स, अगर साथ में ब्लड प्रेशर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, दारू पीते हो, और लॉट ऑफ अस आर अल्कोहलिक्स। हमारे काफ़ी बुजुर्ग हैं गाँव में जो अल्कोहलिक होते हैं या स्मोकर्स होते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, साथ में खाने का कोई सर पैर नहीं, काम कुछ होता नहीं। डायबिटीज़ इज़ अ स्कैरी थिंग। आजकल इंडिया के गाँव में अगर मैं कहता हूँ, गारंटी से देता हूँ, अगर दिल्ली एनसीआर रीजन में जितने गाँव हैं, अगर उनमें सब पेशेंट्स का ब्लड शुगर किया जाए तो पता चलेगा 40% को डायबिटीज़ है। हम लोग तो कर चुके हैं, हम देखते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू डू कीप डायबिटीज़ इन माइंड, एंड जिसमें भी हल्का सा शक लोगे, जिस भी आपने बुज़ुर्गों में, पेशेंट्स में, जान पहचान में, उनकी डायबिटीज़ चेक कराएं। उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं आँख के अंदर, एक तो मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है, रेटिनोपैथी आपको बताया। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट में जब मोतिया का ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है, उसको शुगर ज़्यादा है, उसको आँख में मोतिया हो गया, वो जाके अपने आँख के मोतिया का ऑपरेशन कराता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी आँख में इन्फेक्शन हो जाए। डायबिटिक्स में 10% ज़्यादा चांसेस होते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में कि ऑपरेशन के बाद उनको इन्फेक्शन हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आँखें 2 हैं तो दोनों आँखों में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटिक एक आँख में उसके अगर प्रॉब्लम हो गई तो दूसरी आँख उसकी समूची रहेगी। 99% ऑफ द पेशेंट्स डेवलप डायबिटिक रेटिनोपैथी इन द अदर आई ऑल्सो। साथ में मैंने आपको बताया स्मोकिंग है, प्रेगनेंसी में नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन, जो मैनिफेस्टेशंस मैंने आपको बताए।
अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस, हम डायबिटीज़ के बारे में इतना बात कर चुके हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आप ये ध्यान रखिए कि डायबिटीज़ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो खून के अंदर है। तो अगर आँख में डायबिटीज़ की कोई मैनिफेस्टेशन है, if there is some problem in the eye because of diabetes, then the treatment is of treating the diabetes itself. So the patient should get a good physician checkup, show to a good hospital, या एंड डायबिटिक ट्रीटमेंट तो हर जनरल MBBS पेशेंट डॉक्टर को सिखाई जाती है। जनरली सारी दवाइयाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो बेसलाइन ट्रीटमेंट या मीडियोकर ट्रीटमेंट तो हर जगह मिलती है और स्टार्ट तो करी जा सकती है। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो आगे रेफरल बहुत, आई मीन देयर आर सो मेनी गुड सर्विसेज अवेलेबल, बट दे आर नॉट टेकन बिकॉज कोई मानने को तैयार ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ हो सकती है। रूटीन चेकअप और बाद में ट्रीटमेंट ऑप्शंस आँखों की भी हैं, बट व्हाट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन हियर इज दैट diabetic treatment of the eye diseases is a partnership. It is a partnership between the patient, the doctor and the physician. जितने भी मेरे पेशेंट्स डायबिटिक्स आते हैं जिनका मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी या पर्दे का इलाज करता हूँ डायबिटीज़ से रिलेटेड, उनको मैं सबसे पहले दिन जब मिलता हूँ उनसे ये कहता हूँ कि दिस इज़ अ लूजिंग बैटल। एक बार आँख में डायबिटीज़ का असर होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर सिर्फ उससे लड़ सकता है, हम लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते कभी भी। हम उसको, जैसे जिसकी नज़र डायबिटिक रेटिनोपैथी से कम हो गई, वो नज़र को कभी वापस बढ़ाया नहीं जा सकता। वो और कम ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट की जाती है, लेज़र किए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, पर वो हमेशा आगे कम ना हो नज़र उसके लिए होता है। और डायबिटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात समझ नहीं पाता, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी आँख में कोई प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर अगर मुझे ये बोले कि साहब हम आपकी जो आँख ख़राब हो गई है इसको ठीक तो नहीं कर सकते, और ख़राब ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहली बात तो सुन के मुझे भी धक्का ही लगेगा। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट्स शो टू मोर देन 2 डॉक्टर्स। मैंने अपने क्लिनिक में नोट किया है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स मैं देखता हूँ वो हमेशा किसी ना किसी और डॉक्टर को भी दिखा चुके होते हैं। और इसमें गलत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि जो नुकसान हो चुका उसको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता, और नुकसान ना हो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जिन पेशेंट्स को ये बात समझ आ जाती है और वो एक डॉक्टर के पास रुक जाते हैं, उनकी तो आई सीन की आंख बच जाती है। पर कई बार एक डॉक्टर ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, ट्रीटमेंट कहीं से भी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि सेटिस्फाई कहीं नहीं होते, और 2-3 महीने इस घूमने में निकाल देते हैं, तब तक आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो आपको जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी जिसमें ब्लड निकल रहा था, मान लीजिए वो पेशेंट 4 जगह दिखाता है, हर ऑल्टरनेटिव डे भी दिखाता है, तो 15 दिन तो उसी में निकल गए। तब तक वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता, तब तक वो पूरा ब्लड फैल जाता है। तो आपके नोन रिलेटिव्स में या आपके नोन पॉपुलेशन में अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज दैट मेक श्योर दैट दे गो थ्रू अ आई चेकअप, एंड इफ द प्रॉब्लम इज पिक्ड अप अर्ली देन ट्रीटमेंट कैन बी डन। अब हम आते हैं स्क्विंट पे, बच्चों में जो आंखें तिरछी हो जाती हैं। कई जगह तो इसको लकी माना जाता है, काफ़ी पॉपुलेशंस में, मैं जानता था, मैं साउथ इंडिया में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे तमिलनाडु में तो इसको एक अच्छा शगुन माना जाता था कि किसी बच्चे की आँख टेढ़ी हो जाए तो। अब उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते, जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है और स्क्विंट इररिपेयरेबल हो जाता है तब आके कहते हैं कि इसको ट्रीट कर दो। तो बच्चों में भी अगर आपको आँख में किसी की आपके नोन में, या आप भी ये स्प्रेड करें अपनी अवेयरनेस कि अगर किसी के बच्चे की आँख टेढ़ी दिखती है तो वो कई कारणों से टेढ़ी हो सकती है। हो सकता है उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम हो। बच्चों की आँखों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कई बार जानलेवा भी होती हैं, कई बार वो कैंसरस होती हैं। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई स्लाइड है, शायद तो नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। आई मीन इट विल टेक 5 मिनट्स। मैं बच्चों को ट्रीट करता हूँ और मेरे पास कैंसर के पेशेंट्स भी आते हैं, आँखों में जिनको कैंसर होता है। तो मेरे पास एक मुझे याद है करीब 1-2 साल पहले बिहार से या किसी वेस्ट इंडिया से, ईस्ट इंडिया साइड से एक पेशेंट आया, करीब 30-35 साल का आदमी होगा, साथ में उसकी वाइफ के हाथ में एक बच्चा, वाइफ के पेट में एक बच्चा, और साथ में एक बच्चा चल रहा। तो 2-3 साल का वो बच्चा दिखाने आए थे, 1 साल का बच्चा उस वाइफ के हाथ में था, एंड शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, और तीनों बच्चों की आंख में कैंसर था। मतलब 2 बच्चे जो मैंने देखा, उन दोनों की आंखों में, दोनों आंखों में कैंसर था।
वो कैंसर ऐसा होता है, रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं उसको, जो जो भी बच्चा होगा उस उन दोनों दंपति का, उस हस्बैंड वाइफ का, उनको वो कैंसर होगा ही होगा, और वो बच्चा 3 या 4 साल की एज तक मर जाएगा। अब आप को दुख होगा ये सुन के कि एक्चुअली वो उसकी 11वीं प्रेगनेंसी थी, उस औरत का वो 11वां बच्चा था, 8 बच्चे मर चुके थे। जब उन्होंने मुझे ये बताया, मुझे समझ नहीं आया मैं उस आदमी को क्या बोलूँ, उसको हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करूँ कि वो आदमी बन जाए जानवर से, या उनको क्या समझाऊँ। और उस आदमी ने मुझे ये बोला कि मुझे ये पता है, उसको पहली या दूसरी डेथ में ही किसी हॉस्पिटल में बता दिया था कि अब आप बच्चे ना और करें, क्योंकि आपके हर एक बच्चे को ये कैंसर होगा। उस आदमी ने मुझे ये बोला कि मैं देखना चाहता हूँ मैं ज़्यादा बलवान हूँ कि भगवान जी ज़्यादा बलवान है। 11 बच्चे उसके मर चुके थे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कई बार बच्चों की आँखों की डिजीजेस, मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बच्चे की जान बचा पाते हैं, पर एक की तो बचाई। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा हो जिनको दिखता ना हो, किसी परिवार में कोई बच्चा कहेगी हमारे बच्चे को दिखता नहीं है, या दर्द रहता है आँख में, या आँखें टेढ़ी हो गई हैं, तो उनको बोलो एक चेकअप कराएं। बच्चों की बीमारियां कई बार जानलेवा होती हैं। बाकी और रूटीन बीमारियां तो हैं ही, बच्चों में कैटरैक्ट भी होता है जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बच्चों में स्क्विंट होता है, बच्चों में ग्लॉकोमा होता है। जो एडल्ट्स में बीमारियां होती हैं वो बच्चों में भी होती हैं, और बच्चों में यूजुअली वो बीमारियां नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बार तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। काफ़ी बार जो जनरल डॉक्टर्स हैं वहाँ पे वो कह देते हैं कि जी इसका तो ट्रीटमेंट नहीं होता, ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब ट्रीटमेंट कराना, तब तक वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। इसके बाद इतने सारे डरावनी डिजीज़ के बाद मैं आपको एक नॉर्मल डिजीज़ के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा जिज्ञासा होगा। ये रिफ्रैक्टिव एरर्स, जो चश्मे के नंबर होते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स जो होता है वो इस डायग्राम को आप देखें, ये बड़ा सिंपल है। इसमें आँख की ऑप्टिक्स समझाई गई है। लेफ्ट साइड में वो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज लेंस से क्रॉस होके रेटिना पे बनती है। ये कैमरा उल्टा बनाता है, वो हमारी आँख की जो नस है, जो ऑप्टिक नर्व है, वो ब्रेन में जाके उस इमेज को सीधी कर देती है। मायोपिया, मायोपिया मतलब जो नॉर्मली हमें माइनस का नंबर लगता है। मायोपिया में आँख जो है थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है, नॉर्मल जो है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, या लेंस की पावर ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इमेजेस जो हैं वो पर्दे के आगे बनती हैं। जैसे मायोपिया में वो देख रहा है लेफ्ट में येलो एरो आगे बना हुआ है, नॉर्मल पिंक है जो पर्दे पे बनना चाहिए। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें आँख या तो थोड़ी सी छोटी होती है, या आँख का लेंस थोड़ा कमज़ोर होता है, तो वो आँख के ऊपर लाइट रेज फोकस नहीं कर पाती, वो इमेज जो है पर्दे के पीछे बनती है। तो एक हो गया मायोपिया जो आगे होता है, और एक हो गया हाइपरमेट्रोपिया जिसमें प्लस का नंबर लगता है, जो पीछे बनती है। नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन में मायोपिया ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि माइनस का नंबर जी लगा हुआ है किसी को, प्लस का नंबर जो है वो कम होता है, माइनस का नंबर ज़्यादा होता है। और माइनस का नंबर यूजली 3, 4, 5 तक जब तक हो, 5, 6, -5, -6, तब तक कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को -2 का नंबर है, -3 का नंबर है, और वो -2 से 2.5 हो गया, जैसे कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं जी, चौथी क्लास में चश्मा लगा, वो -0.5 का लगा, फिर 5वीं तक -1 हो गया, -2.5 हो गया, तो कई बार डर जाते हैं कि जी ये तो हमारा नंबर बच्चे का बढ़ते जा रहा है। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यूजली 15 से 18 साल तक आते आते स्टेबलाइज हो जाता है, और नॉर्मली माइनस का नंबर -4, 5 से ज़्यादा नहीं जाता। अगर वो -4, 5 या -6, 7 से ज़्यादा जाने लगे, तब आप लोगों को एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब माइनस का नंबर ज़्यादा बढ़ता है तो पीछे जो हमारे आँख में पर्दा है, आप मान लीजिए बॉल है, ये स्ट्रेच हो रही है, माइनस का नंबर बढ़ रहा है, तो जो पीछे पर्दा है वो स्ट्रेच होता है, जो उसकी पेरिफ्री है, जो पर्दे के अंदर जो पर्दा, आँख के अंदर जो पर्दा है जिसमें पेरिफ्री है, उसमें कभी कभी छोटे छोटे स्ट्रेच होल्स हो जाते हैं। तो जिनका माइनस में नंबर -6, -7 से ज़्यादा है, उनको अपने पर्दे की जांच किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कभी कभी छेद होते हैं जिनमें से पानी भर के वो पर्दा खिसक सकता है। स्पेशली अगर -10 से ज़्यादा हो तो ये तो मैंडेटरी है, अगर किसी का नंबर -10 से ज़्यादा है तो उसको अपनी आँख के पर्दे की जांच करानी चाहिए, क्योंकि उसकी आँख के अंदर अगर पर्दे में छेद होंगे तो हम लोग उसको लेज़र कर देते हैं, फिर वेल्ड कर देते हैं, ताकि उनमें से कभी पानी ना भर पाए। अब आई माइनस नंबर की बात ही चल रही है, चश्मे की बात चल रही है,
तो बात लेज़र की ज़रूर आती है कि चश्मे का नंबर उतरवा लें कि नहीं उतरवाएं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक भी डॉक्टर को नहीं जानता जिसने अपने चश्मे का नंबर उतरवाया हो। मैं इससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगर कोई मुझे एक भी डॉक्टर, आई डॉक्टर, आप जानते हैं कि लोग चश्मे का नंबर उतारते हैं, आई डॉक्टर्स उतरवाते हैं, बट इट इज़ अ बिजनेस। आई एम सॉरी, इट इज़ अ बिजनेस। एक भी आई डॉक्टर, अब आप जब भी जाएंगे किसी भी, देखना आप आई हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको कई डॉक्टर चश्मे पहने दिखेंगे। आप उनसे खुद पूछ लीजिए, साहब अपना क्यों नहीं उतार लेते। एक्चुअली जो लेज़र से चश्मे का नंबर उतारा जाता है, इट इज़ अ डेंजरस थिंग, इट इज़ एन अननेचुरल थिंग। वो सिर्फ इंडिया में इसलिए प्रथा बनी हुई है कि अगर मेरी लड़की को चश्मा है तो उसकी शादी होने में प्रॉब्लम होगी। 90% ऑफ द लैसिक जैसे बोलते हैं, जो चश्मे का नंबर उतारने का ऑपरेशन है, 90% ऑफ द लैसिक इन इंडिया इज डन फॉर गर्ल्स बिफोर देयर मैरिज। तभी पंजाब में इतनी ज़्यादा, हरियाणा या पंजाब में इतनी ज़्यादा लैसिक होती है। कैटरैक्ट या मोतिये का ऑपरेशन इतना नहीं होता जितना चश्मे उतारने का ऑपरेशन होता है। मैं भी हरियाणा से हूँ, मुझे पता है हमारे कम्युनिटी में कितना होता है। दिल्ली में होता है, पंजाब में होता है, राजस्थान में होता है, यूपी में होता है, हर जगह होता है। ज़्यादा लड़कियाँ कराती हैं, पर आपको कितनी लड़कियाँ डॉक्टर जैसी दिख जाएंगी जो चश्मा लगाती हैं, वो क्यों नहीं कराती अपना। एक्चुअली लैसिक इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोसीजर। इट इज़ सेफ, येस। आजकल मशीन्स बहुत, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर वो चश्मे का नंबर उतरवाना चाहता है तो उतरवाए, अच्छी बात है। मशीन्स भी अच्छी आ गई हैं, बट जनरली अच्छी जगह पे या अच्छे सेंटर में जाके उतरवाएं जहाँ पे पता हो कि मशीन्स या टेक्नोलॉजी अच्छी है। कई बार छोटे छोटे शहरों में या छोटे सेंटर्स में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो मशीन काफ़ी महंगी आती हैं, वो पुरानी सेकेंड हैंड मशीन्स रखते हैं या आउटडेटेड मशीन्स रखते हैं, पेशेंट्स का ऑपरेशन कर देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे बैचमेट था MBBS में, जिसकी बहन का उन्होंने लैसिक कराया था आज से करीब 8-10 साल पहले। उसकी आँख ख़राब हो गई। मैंने उनको बोला भी था मत कराओ, पर वो जाके कराया है कहीं पे मध्य प्रदेश में, और उनकी आँख ख़राब हो गई। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी जान पहचान में कोई लैसिक कराने जा रहा हो या चश्मे का नंबर उतरवाने जा रहा हो, उसको बोलना भाई एक बार सोच ले, या बहन एक बार सोच ले, या उनके माता पिता को बोलना कि कोई और ऑप्शंस देख लें, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर लें। और आजकल तो बहुत लोग चश्मा लगाते हैं। मेरी सिस्टर चश्मा लगाती है, बोथ माई सिस्टर्स वेयर स्पेक्टिकल्स, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये मिथ है, क्योंकि अगर वो आँख ख़राब हो गई, अगर लैसिक के दौरान लैसिक ठीक नहीं हुआ या वो लेज़र ठीक नहीं हुआ, तो 99% चांसेस हैं 9 कि वो आँख ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो सरफेस ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये भी है कि कई बार लैसिक के बाद भी चश्मे का नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि लैसिक जो है 100% आपकी चश्मे के नंबर को उतार देती है। तो आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एंटी लैसिक हूँ, क्योंकि मैं तो 2 या 3 केसेस जानता हूँ जिनमें वो 2 ही 3 जानता हूँ जिनमें वो ख़राब हो। पर ऐसा नहीं है कि लैसिक करते नहीं है लोग, दिल्ली में करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में होता है, बाकी जगह होता है, दिल्ली में इतनी जगह होता है, पर सब जगह इट इज़ मोर और लेस अ बिजनेस, इट इज़ नेवर अ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। कोई भी डॉक्टर अपना खुद नहीं करता, ना कराता। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। अब आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज़ जो नंबर हमें 40, जो हम कहते हैं नज़दीक का नंबर लग गया। कई बार हम सुनते हैं और जानते ही हैं 40 के एज के बाद लोग आते हैं, वो +1 का नंबर या +1.5 का नंबर, +2 का नंबर। इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल एल्गोरिथम या एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। 40 की जब एज हो, 40 या 45 के बीच में, तो +1 का नंबर लगता है, ये याद रखें। तो अगर आपके रिलेटिव्स हों, माँ बाप हों, कोई बुज़ुर्ग हों, क्योंकि गांव में हर जगह हर आदमी तो जा नहीं सकता चश्मे की जांच कराने, आप लोग +1 का नंबर या 1.5 का नंबर देखिए। 40 पे 1 होता है, 45 पे 1.5, 50 पे 2, बस 1, 1.5, 2, ये 3 नंबर होते हैं। किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं, रेडीमेड मिलते हैं। किसी को बिल्कुल ही ना दिखता हो नज़दीक का और आप उसको जाके ये चश्मा दे दें तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा कि दिस इज़ द करेक्ट वे, बट अगर वो घर ही बैठे हैं और अपना जांच नहीं करा पा रहे, तो कम से कम उनको कुछ तो सहारा मिलेगा। क्योंकि प्रेस बायोपिया, ये जो नज़दीक का नज़र कम हो जाती है बूढ़े लोगों में, वो कई बार
अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, पर उनको कोई ये नहीं बताता कि नज़दीक का चश्मा लगा सकते हैं, स्पेशली गाँव में। कई बार वो सोचते हैं कि जी हमें कौन लेके जाएगा, बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कौन इनको लेके आएगा चेकअप कराने के लिए। तो आप लोग याद रखें, 40 के बाद करीब 1 नंबर का चश्मा लगता है, पर ये नॉर्मल पेशेंट्स जिनको पहले से माइनस का नंबर हो उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर अपना चश्मा उतार के पढ़ते हैं। जिसको मान लीजिए -1 का चश्मा है, 40 के बाद वो -1 0 हो जाएगा, तो चश्मा जो दूर का है उसको उतारेगा तो नज़दीक का साफ दिखेगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स, दिस कॉल्ड प्रेस बायोपिया। अच्छा, ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा था, अगर हम कभी मौका मिलेगा दोबारा तो वी विल टॉक अबाउट दिस चार्ट। ये चार्ट होता है जो नॉर्मली सभी आई हॉस्पिटल्स में लगा होता है। ये चार्ट स्टैंडर्ड मिलता भी है। वी कैन एक्चुअली, या इस तरह का जैसे ये ई बना हुआ है, इस तरह एक बड़े कागज़ पे आप एक A4 साइज़ पेपर पे बड़ा ई लिख लें, 6 मीटर को पे उसको अपने कमरे में लगा लें, स्कूल्स में लगा लें, कॉलेजेस में लगा लें, जिस स्कूल स्क्रीनिंग करना चाहते हैं कहीं पे वहाँ पे लगा लें। 6 मीटर पे ये बड़ा ई लगा लें। किसी को ई पढ़ना आता है ठीक है, नहीं तो अब ये भी पूछते हैं कि इसका मुंह कहाँ खुला हुआ है। जैसे हम बुजुर्गों से जो अनपढ़ होते हैं उनसे पूछते हैं ये 3 लाइंस किस तरफ खुली हैं, राइट की तरफ खुली हैं, लेफ्ट की तरफ, उसको घुमा देते हैं शीट को। इस तरह से आप एक बेसलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं, और उससे अगर कम किसी की नज़र है तो उसको चेकअप कराइए, उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। नाउ आई कम टू द लास्ट 2 टॉपिक्स विच आई विल टॉक अबाउट। आई डोंट नो कितना टाइम बचा है कितना नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट आई बैंकिंग और आई डोनेशन। अब आप ये देखिए जरा, ये स्टैटिस्टिक्स देखिए, इसको धीरे धीरे पढ़िए। $11 मिलियन मतलब 11 के बाद 6 ज़ीरो लगा लो। उसमें से जो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है, जो मैं आपको डायग्राम दिखाया था पहले, शीशा जो होता है आँख के आगे, उसकी ब्लाइंडनेस मतलब उसकी ओपेसिफिकेशन हो जाए, जो जैसे खिड़की है उसमें शीशा है, उसके बीच में अगर खुरदरा हो जाए या ओपेसिफाई हो जाए तो उसके पारदर्शी नहीं रहता ना, वो दिखता नहीं है। दैट इज़ कॉर्निया ब्लाइंडनेस। कॉर्निया मतलब आगे का शीशा, उसकी ब्लाइंडनेस 1.1 बिलियन, ऑलमोस्ट, आई मीन यू नो, सो मेनी पीपल आर ब्लाइंड। और हर साल 25-30 हज़ार और हो जाते हैं, और इनमें से करीब 70-80% पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड। ये मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा था, ये डायग्राम दिखाता हूँ। द क्लियर कॉर्निया, ये देखिए, आंख जब हम कहते हैं कि आंख बदली जाती है, वो आंख एक्चुअली पूरी नहीं बदली जाती। आंख के आगे का जो शीशा होता है उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। ये पारदर्शी शीशा होता है, जिसका आगे से जो शीशा, जिसका जैसे मान लीजिए खिड़की है, आपकी खिड़की खराब हो गई, बीच का शीशा उसका खराब हो गया, वो खिड़की निकाली और नया ग्लास लगा दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ आई डोनेशन एंड आई रिप्लेसमेंट। पूरी की पूरी आंख कभी भी नहीं बदली जाती। तो ये तो मिथ क्लियर हो गया। तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जी, जिनका पर्दा खराब होता है, जी आंख बदल दो, या कुछ और प्रॉब्लम होती है। आंख नहीं बदली जाती, आंख के आगे का शीशा बदला जाता है। जैसे घड़ी का शीशा बदला जाता है, वैसे आंख का शीशा बदला जाता है। अब मान लीजिए ये शीशा देखिए, स्लाइड दिखाइए, शीशा ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए पहले ट्रांसपेरेंट था और अब ये क्लाउडी हो गया है, ओपेसिफाई हो गया है। तो हम उस ओपेसिफाइड शीशे को निकाल देते हैं और नया शीशा उसकी जगह लगा देते हैं। वो नया शीशा कहाँ से आता है? आई डोनेशन से आता है। कोई हमारे के बुज़ुर्ग, कोई पेशेंट्स, या कहीं पे कोई डेथ होती है, तो अगर उन्होंने अपनी आई प्लेज कर रखी है, या हॉस्पिटल हैज़ अ पॉलिसी टू डोनेट द आई, या रिलेटिव्स हमें फ़ोन करते हैं, या बाकी जगह भी होता है, तो वो जो आई डोनेशन में उस मृत पेशेंट से या शव से वो आँख निकाल ली जाती है। आँख को फिर साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, और उस आँख का जो आगे का पारदर्शी शीशा है उसको ट्रिफाइन करके, उसको एक गोल औजार से काट के उस शीशे को प्रिजर्व किया जाता है। और जो पेशेंट्स जिनमें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है या जिनमें आँखों का प्रत्यारोपण करना है, उनमें वो शीशा लगा दिया जाता है। यू विल नॉट बिलीव इट दैट द लाइफ ऑफ अ कॉर्निया ब्लाइंड पेशेंट, जिसको आँख का शीशा खराब है, उसकी वजह से नहीं दिख रहा, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हम लोग वेन्यू में करीब 501 ऐसे ऑपरेशन करते हैं साल में 2 बार हम लोग उन फैमिलीज़ को बुलाते हैं जिनकी आंखों में शीशा बदला गया है, जिनके पेशेंट्स के। और इतना इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि जिसको दिख नहीं रहा उसको दिखने लग जाए।
आप जब उस आदमी से मिलेंगे तभी उसकी डेप्थ फील कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है, पर ज़िंदगी बदल जाती है। वो रोज़ी रोटी कमाने लग जाता है, उसकी फैमिली बढ़ जाती है, फैमिली जो उसके 4 लोग उस पर डिपेंडेंट हैं उनका लाइफ बदल जाती है। तो इन वेन्यू वी डू अ फंक्शन एवरी वंस अ ईयर, आई डोनेशन फंक्शन, जिसमें उस साल के जितने पेशेंट्स हैं जिनको आंखों का ट्रांसप्लांट हुआ है, दूसरा जिन फैमिलीज़ ने डोनेट किए हैं आइज़, जैसे मान लीजिए मेरे घर परिवार में कोई मौत होती है, मैं वेन्यू में फ़ोन करके बताता हूँ कि आप अपनी टीम भेजिए और मेरे रिलेटिव जो डेड हो गए हैं उनकी आई डोनेशन आई ले जाइए। तो हम उन फैमिलीज़ को भी, बट नोबडी नोज़ ये ऐसा नहीं किसी को पता था कि इसकी आंख इसको लगी है, इसकी आंख इसको लगी है। एक जनरली साल भर के डोनर्स और साल भर के रिसिपिएंट्स को हम बुलाते हैं, और बहुत कम मैंने ऐसे फंक्शंस देखे हैं जिसमें भगवान का इतना आशीर्वाद है कि हमें शुभकामनाएं मिलती हैं। आप देखिए 200-300 लोग जिनको दिखता नहीं था वो आते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो फैमिलीज जिन्होंने वो डोनर्स तो उनको भी आके दिखता है ना कि उनमें से किसी एक पेशेंट में उनके परिवार वाले की आंख लगी हुई है। वो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई मीन तो जो आंखों की जो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कई बार चोट लग जाती है, कई बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं। वो शीशा कैसे सफ़ेद हो सकता है? चोट, इन्फेक्शंस, कई बार वो एसिड वगैरह गिर जाता है, या कई बार ऑपरेशन जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है या और बाकी ऑपरेशंस हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कभी कभी वो सफ़ेद हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्निया ब्लाइंड आर चिल्ड्रन। अगर हम जो कॉर्निया ब्लाइंड जिनका शीशा ओपेसिफाई हो गया, उन पेशेंट्स की डेमोग्राफी देखें तो उनमें से अधिकतर बच्चे हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं उनकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आईज अवेलेबल हों। सैडली द प्रॉब्लम इज़ कि आँखें ही अवेलेबल नहीं होती। हम लोग उन आँखों को फूंक देते हैं, जला देते हैं, धरती के अंदर गाड़ देते हैं, उनको वेस्ट कर देते हैं। ये नहीं देखते कि उन्हीं आँखों से एक्चुअली कोई बच्चा दोबारा देख सकता है, कोई बुज़ुर्ग दोबारा देख सकता है। हमारी तरफ से तो वो भस्म कर दी ना हमने। मेरी आँख, मैं बताता हूँ कि हमारी फैमिली में सब प्लेज्ड, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ अपना प्लेज कर देने से काम नहीं चलता। मैंने प्लेज कर दी, कल मेरी मौत हुई, मैं तो नहीं आके अपनी आई डोनेशन कराऊंगा। इट इज़ द रिलेटिव हु हैज़ टू टेक द ओनस। तो हम सब लोग जो मेरी आज बात सुन रहे हैं, आई डोनेशन सिर्फ अपना फॉर्म भर देने से नहीं होती। आज आप सब लोग सुन रहे हैं, कल को पता चला 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, वहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता। आपका काम वहाँ शुरू होता है। आपको अपनी पॉपुलेशन जनरल एरिया में उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आई डोनेशन में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब किसी के घर में मौत होती है तो ऑलरेडी इतना इमोशनल या सेंटिमेंटल माहौल होता है, उसमें आप जाके बात करें तो कई बार बड़ा हिचक होता है, पर हम लोग जाते हैं, हम लोग उनको याद दिलाते हैं। तो आपके एरिया में कभी कोई डेथ हो तो आप लोग उनको जाके बताइए कि आपके ये जो रिलेटिव हैं एक्चुअली इनकी आईज कैन बी लाइफ, आई मीन फॉरएवर लिविंग। आप सोचिए, फॉरएवर लिविंग, और उससे आप उस परिवार के एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से 2 परिवार पल जाते हैं। 2, एक नहीं 2, क्योंकि यूजुअली आई डोनेशन जब करते हैं हम 2 आईज निकालते हैं तो वो दोनों आईज एक ही पेशेंट में नहीं लगाते। हमारे पास क्या होता, इसका मैं तरीका बताता हूँ। यूजुअली हर एक हॉस्पिटल में एक वेटिंग लिस्ट होती है। हमारे पास आई बैंक में रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनकी कॉर्निया ख़राब हो रखी है, उनके फ़ोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। जब हमें कोई आई डोनेशन मिलती है, जब हम हमारे जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स जाते हैं, जैसे आज भी 2 गए हैं, हर दिन हमारे यहाँ तो हर दिन होता है, तो हम लोग जब हमें पता चलता है कि 1 घंटे में हमारे पास आईज आने वाली हैं, तो हम लोग जो हमारी वेटिंग लिस्ट है उसमें से फ़ोन कर देते हैं। वो पेशेंट आ जाता है वार्ड में, हमारे डॉक्टर्स उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो दिस इज़ द चेन। इस चेन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी या सबसे इंपॉर्टेंट लिंक इज द पर्सन हु मोटिवेट्स द फैमिली ऑफ द डेड। क्योंकि जो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आई फॉर्म भर दिया, मेरी डेथ हो गई, मैं तो थोड़ा ना निकाल सकता हूँ अपनी। सो समबडी हैज़ टू मोटिवेट एंड रिमाइंड द रिलेटिव्स कि साहब इनकी आई प्लेज्ड हैं, इनको डोनेट कराइए। ये स्लाइड दिखाएं ज़रा। ये जो ऑपरेशन जो मैं आपको बता रहा था कि कॉर्निया ब्लाइंड हो जाता है या कॉर्निया स्कार्ड हो जाता है, उसका क्लाउडी कॉर्निया को निकाल के जो आपके राइट साइड में फ़ोटो दिख रही है, वो स्टिचेस दिख रहे होंगे आपको रेडियली, घड़ी में जैसे क्लॉक आवर्स होते हैं वैसे,
तो राइट साइड में जो फोटो है उसमें वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दी गई है, सो अब वो क्लियर हो गया है. सो आई मीन सम फैक्ट्स अबाउट आई डोनेशन. आई शुड बी डोनेटेड विद इन 6 to 8 hours ऑफ डेथ यूजली. पर हाँ, ये खैर अच्छी बात है कि इंडिया में यूजली 6 hours में क्रीमेट भी कर देते हैं. तो जब डेथ हो तो उसके बाद 4-6 घंटे में यूजली आई डोनेशन हो जानी चाहिए. एंड यूजली देर आर पीपल अवेलेबल, देर आर सर्विसेज अवेलेबल जो 6 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं. ओनली द कॉर्निया इज यूज फॉर द ट्रांसप्लांट. सिर्फ शीशा यूज होता है. द कॉर्निया इज ग्राफ्टेड टू 1 person, एक को मिलता है. टोटल रिमूवल टाइम इज अराउंड 10-15 मिनट होता है. ये सभी रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स एंडोर्स आई डोनेशन. मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है. कई बार कुछ लोगों को मिथ होता है कि जैन्स नहीं कर सकते या सिख नहीं कर सकते या मुस्लिम्स नहीं कर सकते. एवरी रिलीजन इन वन वे और द अदर एंडोर्सेज आई डोनेशन. साथ में हम लोग डिजीज आई मीन डेथ पेशेंट से थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कि ऐसा कोई बीमारी ना हो जो हम दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र कर दें. सो दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. So when donating the eyes of the deceased, slide दिखाएंगे. Call the nearest eye bank. Switch off the fans. वो फैंस उस रूम के बंद कर दें. गीला कपड़ा आँख के ऊपर लगा दें ताकि वो ड्राई ना हो. थोड़ा सा हेड एंड रेज कर दें. अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि अगर हमने अपने रिलेटिव की आँख निकाल ली तो वो भगवान जी को नहीं देख पाएंगे बाद में. दिस इज़ फॉल्स. इन फैक्ट द आईज ऑफ दैट डेड रिलेटिव ऑफ योर्स विल कीप ऑन सीइंग and be serving the God on earth, you know. And this is a very philosophical statement, but मैं तो देखता हूँ ना, I see in the last 10 years I've seen hundreds of patients who were blind but are able to see again because somebody somewhere believed in God. I think if a person believes in God, he should donate his eyes and not the other way around. So please, I mean, I'm very emotional on this, but eye donation is something which should be done. And so what can you do? You can help spread the awareness. You can motivate families. You can organize talks. You can become a volunteer. There are so many eye banks in Delhi and NCR. You can become a volunteer and join us in our mission for sight. Thank you so much. I think आज काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं. नहीं कर सकते हैं. काफ़ी रोचक और काफ़ी लाभप्रद लेक्चर रहा और सामान्य लोगों के लिए. तो ख़त्म करने के पहले 1-2 प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा जो खास करके सब लोगों को रहता है. एक आँखों से पानी आना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो उसका क्या कारण है और कब सचेत होना चाहिए लोगों को? देखिए, आँखों से पानी आना या एक आई एम सॉरी, मैंने लिखा भी था कि इसके बारे में बात करूँगा. आजकल एक डिजीज़ या नॉट अ डिजीज़ बट अ कंडीशन जो काफ़ी यंग स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है होती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. हम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो यूजुअली हम लोग ब्लिंक करना कम कर देते हैं. हमारी आंखें जो हैं ऐसे करके काम करते हैं. जैसे अब मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ, यूँ करके काम कर रहा हूँ. नॉर्मली हम लोग 10-15 बार मिनट में ब्लिंक करते हैं, पर जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली हमारी ब्लिंक रेट कम हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है. वो ड्राइनेस या आँखों के आगे जो सूखापन हो जाता है कॉर्निया के ऊपर, जो मैं आपको बता दूँ टीयर फिल्म होती है आँखों के आगे, आंसू की एक टीयर फिल्म होती है, वो ड्राई हो जाती है. तो उससे रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है. वो जो पानी गिरता है, अगर कोई स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज़ करते हों या जिनको रिफ्लेक्स वाटरिंग हो रही है, उनको एक तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन अपनी आई लेवल से थोड़ा नीचे रखनी चाहिए. कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन आई लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर आप कंटिन्यूसली उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि उससे आईज और ज़्यादा एक्सपोज होती हैं. थोड़ी नीचे होंगी तो ढक जाएंगी आँख. दूसरा, किसी भी नियरेस्ट केमिस्ट शॉप से आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ले सकते हैं. लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या टीयर सब्स्टिट्यूट्स बहुत कॉमनली मिलते हैं. दिन में 2-3 बार डालिए. तो ये तो हो गया सिंपल ड्राइनेस की ट्रीटमेंट. अगर आप ये कहते हैं कि पानी जो गिरता है उसमें साथ में लाली भी है आँख में, या सुबह ढीढ़ बन रही है या आँख चिपक जा रही है, तब हो सकता है आँख में इन्फेक्शन हो. तब कोई भी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए. स्पेशली अगर आँख में जो पानी गिर रहा है उसके साथ आँख की नज़र भी कम हो गई हो. ये तो बहुत सिंपल है. मुझे कल अच्छा दिख रहा था, आज पानी गिरना शुरू हो गया और नज़र भी कम हो गई, इसका मतलब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. दूसरा प्रॉब्लम एक है ईचिंग की भी समस्या लोगों में ज़्यादा है. ईचिंग की समस्या सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस ओके. या एलर्जी की वजह से होती है. नॉर्मली गर्मी जब शुरू होती है तब होती है.
हमारी आंखों के अंदर जो कंजंक्टिवा है, जो आंखों के अंदर परत है, आंखों के अंदर जो आंख की सरफेस को कवर करती है, उसके अंदर कभी कभी एलर्जी की वजह से ब्लड वेसल थोड़ी सी एलर्जिक हो जाती हैं, तो खुजली होती है, तो वो बार बार हमें खुजली, और वो मीठी खुजली होती है, उसको खुजलाने से अच्छा लगता है। तो दिस इज अगेन वन बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, तो लुब्रिकेटिंग या टीयर सब्स्टिट्यूट डालने चाहिए। दूसरा, अपने किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स आती हैं, ये बच्चों में बहुत कॉमन है। अभी जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई, मैं दिन में कम से कम 20 बच्चे ऐसे देखता हूँ जिनमें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। इसकी ट्रीटमेंट भी सिंपल है, पर यह समझना ज़रूरी है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस यूजुअली रिपीट होती है, सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। अभी आपके लेक्चर जो सुने थे, एक श्रोता का फोन था, एक बेली पर्स बीमारी होता है, उसके कारण उनका आंख बंद होना पूरा नहीं बंद, बेल्स पाल्सी। हाँ, बेल्स पाल्सी होती है, जो मैं आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि बेल्स पाल्सी होती है जब हमारी ये जो पलक है, नॉर्मली जब हम सोते हैं तो ये शटर की तरह बंद हो जाती है, उठते हैं तो खुल जाती है, बंद खुल, ठीक है। अभी ये बंद हो गई, ये शटर की तरह बंद हो गई। कुछ पेशेंट्स में ये आँख बंद होने के बाद देखिए, जैसे मेरी बंद होती है तो, या आप अपनी खुद बंद करके देखें तो एक वाटर टाइट, या दोनों की जो लिड्स की पोजीशन है वो टाइट होती है, इट्स क्लोज्ड, इट्स टाइट। बेल्स पाल्सी में बिकॉज दिस मसल इज इफेक्टेड, ये मसल लूज होती है तो बंद तो होता है शटर, पर पूरा नहीं गिरता, गैप रह जाता है, उससे ड्राइनेस रहती है, वो आंख एक्सपोज रहती है। तो अगर किसी को ये बीमारी है तो एक तो आप कोई भी एंटीबायोटिक मलम, आई ऑइंटमेंट ले लें केमिस्ट से, रोज रात को सोते वक्त उसको आंख में लगाएं, और सोते वक्त आंख के ऊपर कोई ना कोई ढक्कन लगा के सोएं, कोई प्रोटेक्टिव शील्ड, क्योंकि सोते वक्त वो आंख खुली है, आप सो गए, कोई उसमें मच्छर आके बैठ गया, कोई उंगली लग गई आपकी, या बेड का कोना लग गया, या चादर लग गई, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। बेल्स पाल्सी, अगर वो बेल्स पाल्सी है तो यूजुअली फिजिशियन को दिखाएं, हो सकता है उनके कान में कोई प्रॉब्लम हो सकता है लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोई और इन्फेक्शन हो, तो उनको जरूर किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए, और आंख से रिलेटेड अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसमें मलम लगाएं रात को। चलिए, आपने तो सब कुछ बताया, अंत में इसको ख़त्म करने से 3 चीज़ जब ऐसा आप उसका निशान बताएं, ऐसा चिन्ह बताएं जब लोग अलर्ट हो जाएं और आंखों के डॉक्टर के पास जाएं। पहली चीज़, आँख में नज़र कम हो जाना। अगर एक हफ्ता पहले आपकी नज़र ठीक थी और वो सडनली बहुत कम हो जाती, सडनली, यूँ नहीं कि ग्रेजुअली कम हो रही, सडनली आपकी नज़र कम हो, और कई बार एक्चुअली हम लोग चेक ही नहीं करते। देखिए, मेरी दोनों आँखें हैं, अगर इनमें से एक भी ठीक से काम कर रही है और दूसरी की नज़र कम हो गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो महीने में एक बार कम से कम टीवी को दोनों आँखों से देख लें। यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, आप लोग भी अगर ये टेस्ट करेंगे इस समय मुझे देखते हुए, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नोट कि दोनों आंखें कभी बराबर नहीं होती। आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड कि जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अभी टेस्ट करेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको एक आंख से बहुत कम दिखता होगा, वो एक्चुअली पता ही नहीं चलता। मेरा साला, माई ब्रदर इन लॉ वॉज ऑलमोस्ट 60% ब्लाइंड इन वन आई। उसका जब मैंने चेकअप किया खुद तो पता चला कि उसको एक आंख में -3 का नंबर है, कभी चेक ही नहीं किया ना। तो आप लोग ये ध्यान रखें, 1-2 बार कभी चेक कर लें। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आंख में कभी भी दर्द हो, सर दर्द नहीं, हमारे पास काफ़ी ऐसी लेडीज आती हैं, सर दर्द हो गया जी, आंखों में कोई प्रॉब्लम थी, खैर वो तो अलग बात है, पर आंख के अंदर कभी चुभता हुआ दर्द हो जिसमें साथ में पानी गिर रहा हो, या रेड हो जाए सडनली आंख, वो दूसरी चीज़ है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज सेकेंड। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एंड आई थिंक दिस शुड बी मैंडेटरी, एक तो स्कूल में जब एडमिशन होता है बच्चे का तब उसका चेकअप होना चाहिए। दिस इज अ लाइसेंस, आई मीन एक मेडिकल सर्टिफिकेट या लाइसेंस होना चाहिए जो एक किसी भी अच्छे आई हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिले, और ऑल स्कूल शुड प्रैक्टिस इट। मैं तो कहता हूँ हमारे समाज में ये एक लॉ होना चाहिए कि स्कूल में जब बच्चा, अभी कुछ स्कूल्स में है, आई मीन व्हेन माय डॉटर वाज एडमिटेड, एमईटी आस्क्ड फॉर अ मेडिकल चेकअप, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में है, क्योंकि 30 to 40% बच्चों में चश्मे के नंबर होते हैं, और अगर हम लोगों के ऊपर ये रूल इम्पोज नहीं होगा तब तक हम चेकअप ही नहीं कराएंगे। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के चेकअप कराए हैं? बहुत कम।
जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बताते हैं कि बच्चे को दिखना कम हो गया है, वो बच्चा बताता है स्कूल में दिखना कम हो गया, तब हम चेकअप कराते हैं. तो आई थिंक वन इज इट शुड बी मैंडेटरी दैट ऑल स्कूल्स should have a pre-admission checkup done. Second, I think and I strongly recommend that all people above age 50 years should get a routine checkup done. एक चेकअप कराने में कितना टाइम लगता है? एक दो घंटे ज़्यादा से ज़्यादा. How after 6 months? नहीं, एक बार एक मैंडेटरी चेकअप करा लें. अगर उसमें सब कुछ ठीक है तो साल में एक बार कराएं, नहीं तो ना कराएं. मैं फिर वही बात बताता हूँ, आँखों की डिजीज़ को लोग इतना कैजुअली लेते हैं, इतना सुपरफिशियली लेते हैं कि जब वो ख़राब आ जाती है तब आते हैं डॉक्टर के पास को ठीक कर दो. तब कैसे ठीक कर सकते हैं? जो चीज़ ख़राब हो जाए उसको ठीक करना ज़्यादा आसान है कि किसी चीज़ की प्रिवेंशन करना ज़्यादा आसान है.